नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, जैसे कि आपके मन में एक सवाल होगा कि आज की कहानी रात 8 बजे क्यों आई है, क्योंकि मैंने कमेटी पोस्ट कर आप सभी से एक सवाल पूछा था कि कहानी कितने बजे अगर प्रसारित की जाए तो आप सभी साथियों को देखने में आसानी होगी। तो आप सभी साथियों ने, ज़्यादातर दोस्तों ने जवाब दिया था, उत्तर दिया था कि रात 8 बजे कहानी आए तो अच्छा रहेगा। तो कहानी के समय में कुछ बदलाव करते हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहानी शाम 7:30 बजे आती थी, तो अब रात 8 बजे अब डेली कहानी प्रसारित होगी। तो साथियों, आज रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको बेहद ही हैरानी होगी। एक ससुर और बहू का रिश्ता, जो कि बेहद ही प्यारा रिश्ता होता है, एक तरह से कहे तो बाप बेटी की तरह होता है। लेकिन आज की इस कहानी में एक ससुर और बहू एक दूसरे के पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनाम करते हैं कि इसे सुनकर सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक परिवार रहता है जिसका नाम है महेंद्र। महेंद्र घर का मुखिया रहता है। महेंद्र का इकलौता बेटा जिसका नाम अंशुमान रहता है। महेंद्र के घर में महेंद्र की पत्नी और अंशुमान, मात्र 3 लोगों का छोटा सा परिवार रहता था। समय बीतता गया। अंशुमान पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार था। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब पिताजी काफ़ी पैसे वाले रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। तो अपने बेटे अंशुमान से कहते हैं कि बेटा, एक ही लड़के हो, जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये जो सारी संपत्ति देख रहे हो करोड़ों की, यह सब तुम्हारी है। बहुत अच्छी बात है अगर तुम डॉक्टर बनकर अपने पिता का नाम रोशन करो तो। अब वो अपने पिता से एडमिशन के नाम पर कई लाख रुपए लेता है और दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में अपना दाखिला कराता है। अब वहाँ वह डॉक्टरी की तैयारी करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। तभी उसकी एक जूनियर जी की एडमिशन लेती है, जिसका नाम रहता है मोनिका। मोनिका बेहद ही खूबसूरत रहती है। अब इधर अंशुमान मोनिका का सीनियर रहता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है और बातचीत अब आगे बढ़ती है तो दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब मोनिका अपने सीनियर डॉक्टर अंशुमान को प्रपोज कर देती है, पसंद करने लगती है तो प्रपोज कर देती है। अब इधर अंशुमान भी अपने जूनियर को प्रपोज कर देता है। दोनों एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते समय बीतता गया। दोनों एक दूसरे को जी भर के मोहब्बत करते थे। अब मोहब्बत का सुरूर इस कदर चढ़ता गया कि जो अंशुमान रहता है अब हॉस्टल से निकलकर बाहर एक फ्लैट लेता है। फ्लैट में अब अपने साथ वह मोनिका को भी रख लेता है। अब इधर मोनिका का भी खर्च अंशुमान देखने लगता है। अब महीने के 20-25 हज़ार रुपये फ्लैट का खर्च आता था और इधर वो अपने पिता से फ़ोन कर हर महीने 50,000 रुपये लिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोनिका के साथ लिव इन रिलेशन में अंशुमान रहता था और इधर मोनिका के साथ कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। मोनिका भी उससे शादी करना चाहती थी और अंशुमान भी मोनिका को बेहद प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच जो अंशुमान की लत थी वह बेहद बिगड़ती गई। उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो जाती है जो कि नशेड़ी रहते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम और दारू पीने में ज़्यादा लगता था। अब उन दारूबाज लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है और इधर उन लड़कों के साथ बैठकर अब फ्लैट पर आए दिन वह दारू पीता था। अब उन दोस्तों की नज़र अंशुमान की प्रेमिका मोनिका पर पड़ने लगती है। अब देखते देखते उसमें से एक दोस्त जो शुभम रहता है वह मोनिका को प्रपोज कर देता है। अब मोनिका को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह अंशुमान से कहती है कि देखो, तुम्हारा दोस्त जो शुभम है वो आए दिन मुझे परेशान करता है, उसकी मेरे ऊपर बुरी नज़र है। अब अंशुमान कहता है कि ठीक है, कुछ कर तो नहीं रहा है ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है,
वो जो कहता है वैसा तो करती रहो। अब यह सब बातें सुनकर अंशुमान की जो प्रेमिका रहती है मोनिका का दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि अंशुमान आखिर कैसा व्यक्ति है, पहले तो ऐसा नहीं था। जब से इनके साथ उठना बैठना इसका शुरू हुआ है, यह बेहद ज़्यादा नशा करने लगा है और नशे की हालत में अक्सर रहता है। और यह अब अपनी प्रेमिका के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, यानी कि यह मेरे साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है। अब इसी बीच उसके माता पिता मोनिका को फ़ोन करते हैं। अब पढ़ाई कंप्लीट होने वाली रहती है, 2-4 महीना बचा रहता है। अब मोनिका के माता पिता मोनिका से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, तुम्हारी भी अब शादी की उम्र हो चुकी है, एक लड़का नज़र में है, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर तुम आकर लड़के को देख लो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। अब मोनिका अपने घर जाती है और घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है और उसके लिए एक रिश्ता आया रहता है। लड़का भी डॉक्टर रहता है। अब उस डॉक्टर लड़के को जब देखती है तो मोनिका पहले ही नज़र में पसंद करने लगती है। अब मोनिका चाहती थी कि किसी तरह से अंशुमान को वह छोड़ दे और उसकी यादों में जो वह डूबी रहती थी अब उसे भुलाया जाए और शादी करके अपना घर बसा लिया जाए, क्योंकि अंशुमान की जो लत थी वह उसे बर्बाद कर रही थी। और इधर मोनिका अपने घर वालों से शादी की बात के लिए हाँ कर देती है और उधर मोनिका के घर वाले कुछ ही महीनों बाद मोनिका की शादी कर देते हैं। अब मोनिका की शादी हो जाती है और इधर अंशुमान को पता चलता है कि मोनिका की शादी हो चुकी है। अब अंशुमान पहले से और ज़्यादा पीने लगता है, मोनिका की यादों में पीने लगता है और बार बार मोनिका को बेवफा बता रहा था। लेकिन अब उसकी आदत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वह नशे में दिन रात डूबा रहता था, दोस्तों के साथ घर से पैसे मंगाता था और उसको दारू और शराब में दिन रात पीकर उड़ाता था। अब उसका गम इस कदर बढ़ता गया कि एक दिन जब वह घर जाता है गुरुग्राम दिल्ली से, तो उसके पिताजी देखते हैं कि उसके बेटे की हालत बड़ी खराब है, वो आए दिन अब दारू पी कर आ रहा है, नशे में रह रहा है। तो उसके पिता सब कुछ समझने लगते हैं। ये भी उसकी एक माँ जिसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है। अब उसके पिता जो है अपनी पत्नी को लेकर महेंद्र परेशान रहने लगता है। अब आए दिन पत्नी का इलाज होने लगता है, इलाज में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, उधर बेटा बार बार ज़्यादा पैसे मांग रहा था। अब पिता समझ चुका था कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि वो पैसे बर्बाद कर रहा है। और इधर खराब दोस्ती अंशुमान को डुबो रही थी। अंशुमान दिन रात मोनिका की यादों में नशा कर रहा था और इधर मोनिका की शादी हो चुकी थी, वो अपना घर बसा रही थी। तभी एक दिन उसकी माँ 27 फरवरी 2022 को उसकी माँ की हालत बेहद खराब हो जाती है। वह गुरुग्राम के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब महेंद्र के सर से, महेंद्र के दिलों से, ख्वाबों से उसकी पत्नी का साया भी उठ चुका था। अब वो अकेला पड़ चुका था। अब वो इस कदर परेशान होने लगा था कि अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के बाद अब अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा देखो, तुम ये जो नशा कर रहे हो, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, माना कि सारी संपत्ति, सारा पैसा तुम्हारा है, लेकिन यह हाल अगर तुम्हारा रहा तो फिर तुमसे शादी विवाह कौन करेगा। इधर अंशुमान समझने को तैयार नहीं था। अब माँ की मृत्यु हो चुकी थी। अब अंशुमान आए दिन अपने दिल्ली अपने कमरे पर ही दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, अय्याशियाँ करता। अब पिता उसकी हालत को देखकर काफ़ी परेशान थे। अब वो एक अपने दोस्त से बातचीत करते हैं और बातचीत कर कहते हैं कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि अंशुमान की शादी कर दी जाए, वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अब जो उनका दोस्त रहता है वह सब कुछ अंशुमान के बारे में जानता था कि अंशुमान किस तरह का लड़का है। अंशुमान नशेड़ी निकल चुका है। अब वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब इस बीच कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन जब लोगों को पता चल रहा था कि लड़का नशेड़ी है, वह दारू पीता है, दिन रात दारू के नशे में रहता है, तो लोग वहाँ से चले जाते थे। इसी बीच उनका जो दोस्त रहता है वह कहता है कि देखो, मेरी नज़र में एक लड़की है जिसका नाम सोनी है और सोनी की उम्र 25 साल है और उसकी 2 साल पहले यानी कि 23 साल की उम्र में एक लड़के से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही उसका पति का कार एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वो विधवा है। अगर तुम कहो तो उस लड़की से तुम्हारे बेटे की शादी करा दी जाए, क्योंकि और रिश्ता तो कोई आ नहीं रहा है, कोई शादी करने को तैयार नहीं है जो भी तुम्हारे लड़के के बारे में पता करता।
वह वहाँ से भाग जाता। कोई भी अपनी बेटी का हाथ किसी नशेड़ी लड़के के हाथों में नहीं देना चाहेगा। और इधर पिता सोच रहा था महेंद्र की शायद उसकी शादी हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा। अब वो अपने बेटे से बात करता है, कहता है एक रिश्ता आया हुआ है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब अंशुमान को बुलाकर फोटो दिखाता है तो अंशुमान को लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन पिता एक बात उसे छुपा कर रखता है कि वह उसकी दूसरी शादी हो रही है, वह विधवा नारी है। अब इधर अंशुमान से उसकी शादी कर दी जाती है। शादी हो जाती है। अंशुमान कुछ दिन तो अपनी पत्नी के साथ सही सलामत रहता, लेकिन फिर वह अपने पढ़ाई के लिए दिल्ली चला जाता। अभी उसकी पढ़ाई चल ही रही थी। दरअसल वह नशे में इस कदर चूर था कि वो अपने दोस्ती में मोनिका की यादों में चूर रहता था। शादी कर लेता है और शादी करने के कुछ ही दिनों बाद वह फिर दिल्ली चला जाता है। कई महीनों तक दिल्ली रहता, घर नहीं आता। एक दिन जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि देखो जी, मैंने शादी तुम्हारे लिए की है और तुम दूर दूर रहते हो, आखिर क्यों नाराज़ हो, किस बात की नाराज़गी है, कोई बात हो तो बताओ। अंशुमान नशे में रहता है, बिना कुछ बोले सो जाता है। और इधर पिता महेंद्र बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि शादी के बाद शायद अंशुमान सुधर जाए, लेकिन अंशुमान सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वह अक्सर नशे में ही रहता था और उसका नशा आए दिन बढ़ता जाता। अब इधर महेंद्र पैसा देना बंद कर देता है। अब अंशुमान के पास पैसे नहीं पहुंचते तो अंशुमान अब दोस्तों के बलबूते पर पीता, उनके साथ रहता। महेंद्र सोचता था कि शायद पैसे देना बंद कर दिया जाए तो बेटा उसका सुधर जाएगा, अपने पत्नी के साथ रहेगा। अब उसकी जवान खूबसूरत पत्नी घर पर अकेले अपने ससुर के साथ रहती थी। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी हाथ नहीं लगाता था। जब भी आता था पत्नी उसके सामने नंगी भी सो जाती थी, बिन कपड़ों के भी सो जाती थी, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगाता था। वह नशे में रहता था, उसको पता नहीं चलता था कि वो किसके पास सो रहा है, और वह सिर्फ दारू के नशे में सो जाता था। अब एक दिन जब वह चला जाता है दिल्ली तो उसके ससुर घर पर अकेले रहते हैं। अब उधर जवान खूबसूरत बहू सोनी एक रात अपने ससुर के कमरे में जाती है और कहती है कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिसके लिए मेरी शादी हुई। अब आपका लड़का कुछ कर नहीं पा रहा है, एक काम करिए कि मुझे अब छोड़ दीजिए, अपने लड़के से कह दीजिए कि मुझे तलाक दे दे, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अब यह सारी बात सुनता है तो सुनकर वह भी रोने लगता है। रोते हुए अपने बहू को गले लगाता है और बहू अपने ससुर के बाहों में चिपक जाती है। और इसी बीच रोते हुए वो अपनी सारी बातें बताने लगता है, अपनी दर्द बयां करने लगता है कि मेरी भी पत्नी नहीं है, मैं भी अकेला हूँ, और इधर तुम्हारा पति यानी कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहता है। मैं तो किस्मत का मारा हूँ, मैं क्या बताऊँ। अब इधर बहू ससुर को चुप कराने लगती है, ससुर बहू को चुप कराने लगता है, और देखते ही देखते बहू और ससुर दोनों एक दूसरे के होने लगते हैं और दोनों को पता भी नहीं चलता है। और ससुर उसी रात बहू के साथ कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब इधर बहू आए दिन धीरे धीरे रोजाना ससुर के पास जाकर सोती थी और ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और इधर अंशुमान अपनी पत्नी और अपने पिता के कर्मों से अनजान था। एक दिन अंशुमान जब घर आता है तो कमरे में अपनी पत्नी के साथ सोता है, नशे में रहता है, और पत्नी जब उसके साथ कुछ करना चाहती तो वो मना कर देता है और जाकर सो जाता है। रात करीब 12 बजने लगते हैं तो अंशुमान की पत्नी सोनी उठती है, उठकर अपने ससुर के कमरे में जाकर ससुर के पास सो जाती है। अब ससुर अपनी ही बहू को दिल दे बैठा था, बेहद चाहने लगा था। अब उधर बहू जो खुशियां चाहती थी वह उसका पति दे नहीं पाता था। अब इसके लिए वह जानती थी कि पहले तो उसका पति मर चुका था, दूसरी शादी हुई है, अब इसको छोड़कर वो अपने माँ बाप के पास जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। अब वो अपने ससुर को दिल दे बैठती है। वह ससुर के साथ ही जो सुख पति नहीं दे पा रहा था तो अपने ससुर को ही पति मानकर वह पति के साथ अब रातें गुजारने लगती है। अब ससुर के पास जब सो जाती है, रात को जब वह उठता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके पास नहीं है। तो वहाँ से उठकर वह अपने पत्नी को तलाशता है, लेकिन जब ऊपर कमरे में जाता है नीचे कहीं भी वह दिखाई नहीं देती है। जब कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके पिता के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके पिता बिना कपड़ों के और उसकी पत्नी बिना कपड़ों के दोनों
एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हुए हैं। अब इधर अंशुमान अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसे जोरदार चाटा मारता है और अपने पिता को गालियां देने लगता है। तभी पत्नी रहती है सोनी और पिता मिलकर दोनों अंशुमान को इतना पिटाई करते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वहीं पर वह गिर जाता है। दोनों पत्नी अपने पति और पिता अपने बेटे को मारने के बाद वहां से अपने नीचे कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन जब नशा टूटता है तो अंशुमान को यह भी नहीं पता रहता कि वह नशे में अपने पत्नी और अपने पिता के साथ क्या किया था और उसके पिता और पत्नी ने क्या किया था। लेकिन जब उसे थोड़ी बहुत बातें याद आ रही थी, उसने अपने पिता के साथ अपनी पत्नी को कुछ तो करते हुए देखा था। अब वह उस तलाश में रहता है। अब वह दिल्ली जाना छोड़कर उसे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पिता का चक्कर उसकी पत्नी के साथ चल रहा है। अब एक दिन फिर से वह नशे का बहाना करता है और जाकर पत्नी के साथ सो जाता है। और जब फिर से पत्नी जब उठकर अपने ससुर के पास जाती है तो वह भी पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही वह अपने ससुर के पास जाती है और कपड़े निकालती है, वैसे ही अंशुमान कमरे में घुसता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और पिताजी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम अपनी ही बहू के साथ। पिता उठता है, कहता है कि बेटा जो काम तुम्हें करना चाहिए तुम नहीं कर रहे हो और तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। सोनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, अब यही मेरे पति हैं। अब इधर अंशुमान उनकी रिकॉर्डिंग करने लगता है, तभी पिता उठकर उसे कई थप्पड़ मारता है और अंशुमान भी अपने ही पिता के साथ हाथापाई करता है। और इधर वह अब अंशुमान कहता है कि ठीक है, मैं अपने ससुराल वालों को फ़ोन कर बुलाता हूँ, जो वो कहेंगे वह सभी को मानना होगा। अब इधर सोनी डर जाती है, तभी सोनी उसका फ़ोन लेकर पटक देती है, उसका फ़ोन टूट जाता है। और अंशुमान कहता है ठीक है, अब मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस को तुम दोनों की सारी हरकतों के बारे में बताऊंगा। उधर वो पुलिस के पास जाता है और इधर उसका पिता और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि उसके पिता ने उसकी अपनी ही पत्नी के साथ गलत काम करता है, जबरदस्ती करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी पत्नी की इज्जत लूटता है। वह अपने पत्नी को वापस पाना चाहता है, लेकिन वह उसके पिता से प्रेम कर बैठी है। अब जब यह मामला पुलिस में पहुंचता है तो पुलिस भी अब उसे अजीब निगाहों से देखने लगती है कि यह कैसा केस आ चुका है। अब पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि दोनों फरार हो चुके हैं। अब पुलिस मामले को समझाए सुलटाए कैसे, पता चलता है कई दिनों तक दोनों की तलाश होती है। उधर ससुराल वालों को भी पता चलता है, सारी बातें पता चलती है। आसपास जब ससुराल वाले सोनी के पिता आकर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उनके संबंधों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अंशुमान दारू पीता है और हमेशा नशे में रहता है। और जैसे ही ससुराल वाले यह बात सुनते हैं वह हैरान रह जाते हैं कि उन्हें तो कभी इसके बारे में पता भी नहीं चला और बेटी ने कभी बताया भी नहीं। अब दोनों की पुलिस तलाश करती है, लोकेशन ट्रेस करती है, तो लोकेशन दोनों की नोएडा में मिलती है। अब पुलिस नोएडा जाती है और नोएडा पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर थाने लाती है। तो थाने में पंचायत होती है। उधर सोनी के पिता भी रहते हैं और उधर अंशुमान भी रहता है। अंशुमान अपनी बातें पुलिस वालों को बताता है, अपनी तकलीफ़ें बताता है। और उधर ससुराल वाले कहते हैं कि बेटी तुम्हारा पति अंशुमान है, तुम अंशुमान के साथ रहो, तुम बहुत गलत कर रही हो। सोनी कहती है कि मैंने मंदिर में शादी कर ली है और अब यही मेरे पति हैं और मैं इन्हीं के साथ रहूँगी और मैं अंशुमान को नहीं जानती हूँ अंशुमान कौन है। जब ज़रूरत थी तो अंशुमान मेरे साथ खड़ा नहीं था, वह पति के साथ कभी मेरे साथ पति जैसा व्यवहार किया ही नहीं और मैं अपना पति अब इन्हें ही मानती हूँ, यानी कि महेंद्र को मानती हूँ। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और वहीं मंदिर में फिर से शादी करते हैं और शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अब नोएडा में रहने लगते हैं। और इधर उसके सोनी के पिताजी अपने घर चले जाते हैं। अब वह कर भी क्या सकते थे और अंशुमान को उसके पिताजी अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देते हैं और पूरी ज़मीन जायदाद बेचकर अब नोएडा में बस जाते हैं। और आज जो सोनी है वो अपने ससुर यानी कि अपने पति महेंद्र के साथ रहती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। यह कहानी आपको काल्पनिक ज़रूर लगेगी, लेकिन यह काल्पनिक कहानी नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपील की है कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो सतीश यादव जी है, प्रियांशु सिंह हैं,
राहुल सिंह हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। उमेश यादव हैं, ये अभी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।